नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो गया। 7वें चरण के लिए अब 1 तारीख को वोटिंग होगी, यानी 1 जून को पोलिंग होगी, लेकिन चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया। ऐसा लगता था कि चुनाव प्रचार थमेगा तो बात सिर्फ चुनाव की होगी और चुनाव नतीजों की होगी, लेकिन चुनाव प्रचार थमने के बाद भी जो तूफान था, राजनीतिक तूफान था, वो आज भी नहीं थमा। और इसलिए नहीं थमा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 45 से 48 घंटे तक मौन तपस्या करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौन विपक्ष को भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद वो कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। कन्याकुमारी में विवेकानंद शिला जो है, वहां पर विवेकानंद स्मारक पर वो अगले 45 से 48 घंटे तक तपस्या करेंगे, साधना करेंगे और विपक्ष को ये बात अखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां भगवती अम्मन के मंदिर में पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद अब वो योग साधना के लिए, मौन साधना के लिए अब वो विवेकानंद शिला पर पहुंच गए। ये वही विवेकानंद शिला है, वही विवेकानंद स्मारक है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 2019 के चुनाव में भी इसी तरह से तपस्या की थी, मौन धारण किया था, साधना की थी और विपक्ष को तब भी अखरा था। अब विपक्ष सीधे सीधे कह रहा है कि प्रधानमंत्री का यूं मौन रहना, तपस्या करना, इस तरह से साधना करना, यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हैरानी आपको हो रही होगी, लेकिन विपक्ष ने ऐसा सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया बल्कि चुनाव आयोग को इसकी शिकायत भी कर दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री का मौन रहना, उनका तपस्या करना, साधना करना, इससे विपक्ष को भला क्या आपत्ति हो सकती है? विपक्ष को ये क्यों लग रहा है कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? ये एक बड़ा सवाल है और आज दो टूक में इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी बात यही है कि मोदी का ध्यान, विपक्ष में क्यों तूफान, इस पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े इस मसले पर जो दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, जरा उस बयानबाजी को सुनिए। लेकिन 1 तारीख को सारे कैमरों के साथ अगर प्रधानमंत्री जी दिन भर दिखाई देंगे तो ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। इसी के खिलाफ हम लोग चुनाव आयोग में गए। ये अपना चाहे जितना भी विरोध करते रहें, लेकिन साधना करना किसी जगह कन्याकुमारी जा कर के, जहाँ की विवेकानंद जी साधना करके सारे विश्व में अपना नाम स्थापित किया था यह अध्यात्म चिंतन से, तो वह ग्रहण करने के लिए यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। जो लोग विरोध करते हैं वो गलत है। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है, तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है। ये
आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। तो अपोजिशन वाले जो भी मोदी जी करते हैं उसके खिलाफ उनकी बयानबाजी होती रहती है। और वो मेडिटेशन करने के लिए जा रहे तो आप भी जाइए, आपको मेडिटेशन करने के लिए जाने का है तो आप भी जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है सही निर्णय है, अपने मन को शांति प्राप्त करने के लिए और देश को मतलब विकास की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कि जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था वहीं जाकर के वो आने वाले 24 घंटे या 36 घंटे के लिए एक मेडिटेशन करें, तो इसमें गुनाह क्या है, इसमें गैर कानूनी क्या है, इसमें आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हो सकता है? तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के इस हिंदू विरोध का हम एक सख्त विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं, इस पर ऐतराज करते हैं। और कांग्रेस वालों से कहना चाहेगा कि आखिर कब तक आप धर्म के विरोध में खड़े रहेंगे? तो कांग्रेस से पूर्व कांग्रेसी सवाल पूछ रहे हैं, कब तक आप इस तरह से धर्म के विरोध में खड़े रहेंगे? आपने सुना, इनमें बयान देने वालों में 2 ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के बड़े करीबी नेता थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के करीबी नेता थे, और अब वो सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं कि शूटिंग करने जा रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी कितनी सही है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मौन, और उस मौन से परेशान है कौन? इसी पर आज चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज जो लोग इस डिबेट में मौजूद हैं, फिलहाल मेरे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अशोक यादव जी, और मेरे साथ स्टूडियो में सूर्य मैथिल जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस के दोनों नेता भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत अशोक यादव जी मैं आपसे ही करता हूँ। प्रधानमंत्री के मौन से इतनी परेशानी, प्रधानमंत्री की साधना से इतनी परेशानी, उनकी तपस्या से इतनी परेशानी? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी हो, किसी की तपस्या से किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन तपस्या को अगर मार्केटिंग करके उसका चुनाव में लाभ लेने की वजह की नीयत से अगर तपस्या की जा रही हो, तब विपक्ष को इस पर परेशानी। अगर मोदी जी को तपस्या ही करनी है अशोक जी, तो 1 तारीख के बाद क्यों नहीं? क्या 1 तारीख को ज्योतिषी ने कोई डेट निकाला है क्या? या 30 तारीख को शाम को कोई ज्योतिषी ने डेट निकाला है क्या? ये तो 1 तारीख के बाद भी हो सकता है, या 1 तारीख के शाम को हो सकता है 5 बजे के बाद। 30 तारीख को शाम को क्यों? इससे सीधे सीधे यही जाहिर होता है कि इसका चुनावी लाभ लेने की नीयत से माननीय मोदी जी का एक प्रोपेगेंडा वाला जो है ध्यान मुद्रा वो अपनाना चाहते हैं। और अगर किसी को ध्यान ही लगाना है तो उसमें लाइट कैमरा एक्शन की क्या जरूरत? आप ध्यान लगाइए चुपचाप, लेकिन इसमें लाइट कैमरा एक्शन चाहिए उनको चुनावी लाभ चाहिए। संपत सरल जी ने एक रचना की थी अशोक जी, उस रचना का नाम था तमाशेबाज राजा की कहानी, और वही रचना आज देश के सामने है। जब जनता महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, अग्निवीर पर ध्यान देने की बात करती है, तो राजा ध्यान की मुद्रा में जाके गुफा में बैठ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है वो ध्यान पे केंद्रित नहीं है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना, वोटों की फसल काटना। और अगर विवेकानंद जी के ऊपर उनके जहां पे उन्होंने ध्यान लगाया था वहां पे माननीय मोदी जी जा रहे हैं, तो कम से कम विवेकानंद जी को एक बार पढ़ लेते हो। तो इस तरह की जो जहरीली जुबान उनके द्वारा बोली गई चुनाव में लगातार, एक धर्म विशेष को लेकर के ये चीज नहीं बोलते। विवेकानंद जी ने यही कहा था ना, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वभौमिक स्वीकार्यता और सहनशीलता।
दो ही उन्होंने मूल मंत्र दिया था। अशोक जी, तो इन बातों को अगर माननीय मोदी जी पढ़ लेते तो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया से एक मतलब उनका ध्यान हो जाता। अशोक जी, मुझे तो पता क्या लग रहा यही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ गए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रेम जी शुक्रिया, मैं आपके पास आता हूं एक टिप्पणी के साथ। अभी अशोक जी ने जो बात की ना, मुझे सिर्फ ये लग रहा है, आप ये देश की जनता को देखना चाहिए। जो विपक्ष ये कह रहा है ना कि वो नरेंद्र मोदी का तो सुपड़ा साफ है, अब तो उनकी 150 सीटें आ रही हैं, 180 सीटें आ रही हैं, जनता त्राही त्राही कर रही है, जनता नरेंद्र मोदी के शासन से परेशान है। उस विपक्ष का हाल ये है कि नरेंद्र मोदी अगर खामोशी से कहीं बैठ जाते हैं तो विपक्ष की चूलें हिलने लगती हैं, विपक्ष के नेताओं के चेहरों पर पसीना आने लगता है। उनको लगता है ये आदमी अगर बैठा हुआ और उसकी बैठे हुई तस्वीर आ जाएगी तो उससे वोटों की फसल कट जाएगी। मतलब विपक्ष की ये दो तरफा सोच समझिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो मोदी तो बिल्कुल हारे पड़े हैं चुनाव में, लेकिन मोदी की तस्वीर अगर बैठे हुए दिख जाए उससे उनको विपक्ष उससे खौफ खाया हुआ है, उससे खौफ ज्यादा है कि उससे नरेंद्र मोदी वोटों की फसल काट लेंगे। ये उस व्यक्ति की लोकप्रियता का निशानी है जो विपक्ष आज खुद दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है, उसको लगता है कि विपक्ष की मोदी की तस्वीर आ जाएगी, उससे वो चुनाव हार जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो आपने कहा ना सर, तो ये बात ठीक है कि भाई उनको आपने कहा इस दिन क्यों बैठ रहे हैं, उस दिन क्यों बैठ रहे हैं। तो भाई देश के प्रधानमंत्री कोई आप लोगों से सर्टिफिकेट लेकर आप लोगों से कोई अपना कैलेंडर बनवा के थोड़ी बैठेंगे कि अखिलेश यादव जी बताएं कि उनको किस दिन कहां जाना है, अखिलेश यादव जी कैलेंडर बताएंगे। और फिर मेरा सवाल यह है, क्या आप लोगों ने कैलेंडर बनाया था जब आप लोगों ने जो है सावन में मटन खाया था और कैमरे लगा के सावन में मटन पका रहे थे, मछली खा रहे थे सावन में, तो वो आपने उसका कैमरा शूट करवाया था? खाने खाते हुए आप तो कैमरा शूट नहीं करवाते, मैं भी कैमरा शूट नहीं करवाता। तो जब मटन मछली की पार्टियां हो रही थी कैमरा लगा के, तब तो आपने किसी से टाइम नहीं पूछा कि भाई सावन है, सावन में हम मटन खा लें क्या, मछली पका लें क्या? तब तो आपने किसी से अपॉइंटमेंट नहीं लिया। लेकिन आप चाहते हैं देश का प्रधानमंत्री अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव से पूछकर करे कि भैया मुझे कब जो है प्रोग्राम बनाना है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि इससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। वो आप लोगों का सवाल ठीक है, मैं उस पर चर्चा करूं, लेकिन मैं सिर्फ विपक्ष के चेहरे पर जो खौफ दिख रहा है वो खौफ देश की जनता को देखना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री मौन रहकर भी विपक्ष की चूलें हिला देता है। पर प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि भाई ये सीधा सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि ये जो आचार संहिता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 उसकी जो धारा 126 है वो सीधा सीधा उसका उल्लंघन है। प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो इससे वोटों को प्रभावित करने की कोशिश होगी। ध्यान करना, किसी धार्मिक स्थान पर जाना, किसी आध्यात्मिक केंद्र पर जाना, कब से प्रतिबंधित हो गया? मौन व्रत भी प्रतिबंधित है, सभाएं तो प्रतिबंधित हैं। सभाएं अगर आप करते हैं एक बार प्रचार की सीमा समाप्त होने के बाद, तो यह जो है आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। लेकिन अगर कोई मौन भी धर लेगा, यह भी आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। यह दिव्य ज्ञान जो है, हताशा के गर्त में गिरे व्यक्ति तो कोई उत्पन्न हो सकता है, किसी सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के से इस तरह की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती है। और अगर यह आचार संहिता का उल्लंघन है तो आपने निर्वाचन आयोग को शिकायत कर दी है। अब निर्वाचन आयोग के निर्वाचन कानून के संबंधी ज्ञान पर विश्वास कीजिए, लेकिन आपको निर्वाचन आयोग पर भी विश्वास नहीं है। तो कह रहे अगर आपको निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है तो आप न्यायपालिका जा सकते हैं। नहीं, वो न्यायपालिका जा सकते हैं। जी उनका कहना है कि भारत जो निर्वाचन आयोग है वो तो ऐसी बीजेपी एक संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हाँ जी अशोक जी, हमारे संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको अगर लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मौन व्रत धारण करने से आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो आपने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत पर भी कि उस निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता भी आपको कलुषित लगती है, तो आपके पास न्यायपालिका का भी विकल्प है। किसने रोक रखा है आपको? और आपको तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केदार दर्शन करने जाएंगे तो आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, भारत की सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। वो रुद्र गुफा में 2019 में गए थे, तब भी विपरीत टिप्पणियां तमाम जो है
विपक्षी दलों के नेताओं ने की थी, आपके स्मरण में होगा। आपको ध्यान होगा कि जब काशी विश्वेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ और जब आपको ध्यान होगा 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार श्री गंगा जी की आरती में जो है स्वयं वो सम्मिलित हुए, तब भी लोगों को आपत्ति थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान करके और जलाभिषेक करने के लिए जल लेकर श्री काशी विश्वेश्वर धाम के लिए श्री गंगा जी के गोद से रवाना हुए, तब भी इनको आपत्ति थी। श्री महाकालेश्वर में उन्होंने अभिषेक किया, तब भी विपक्ष के लोगों को आपत्ति थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में उनको निमंत्रण मिला, तब भी विपक्ष को आपत्ति थी। संसद का उन्होंने शिलान्यास किया, तब भी आपत्ति थी कि आपने पूजन क्यों किया। फिर उन्होंने संसद की जो है उद्घाटन हुआ, तब भी लोगों को आपत्ति थी। उसके बाद सेंगोल आपने रखा धर्मदंड, तब भी लोगों को आपत्ति थी। उसके बाद उन्होंने जो है 11 दिवसीय अनुष्ठान किया, तब भी आपत्ति थी। तो मोदी जी के सनातन परंपराओं के अनुसरण पर पल पल जो है, जो रोजा इफ्तार करने वाली पार्टियां हैं, तो आजकल रोजा रखती, कभी रोजा रखा नहीं और इफ्तार नियमित किया, आजकल रोजा इफ्तार करने से हालांकि संकोच भी हो गया है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने जो है रोजा इफ्तार करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा नहीं है, सेकुलर दलों को, कि तो मुख्यमंत्रियों के घरों में भी जो है रोजा इफ्तार नहीं हो रहा है। आज तो मैंने एक तेलंगाना की खबर भी पढ़ी कि किस तरह से तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार जो है वहाँ जो इस्लामिक वास्तुओं के प्रतीकों को राज्य के प्रतीकों से जो है वापस कर रही है, और इस पर जो है बीआरएस के लोगों ने आपत्ति भी की है और एमआईएम के लोग भी बहुत जो है उसके कारण खफा हैं। तो कृपा करके मुझे बताइए ना कि विपक्ष को, कांग्रेस को, इंडी अलायंस को, श्रीमान अखिलेश यादव को जो है प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलता है, राम मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहते। उनकी आस्था मुख्तार अंसारी पे ज्यादा है प्रभु रामचंद्र जी से, तो मुख्तार अंसारी के यहाँ जाते हैं। ठीक है, अब मुख्तार अंसारी में अगर किसी की आस्था हो, वो मुख्तार की दर पर जाए, माथा टेके। हमारी आस्था स्वामी विवेकानंद पर है, हम वहां जा रहे हैं, तो इसमें चिचियाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। मैं एक सवाल जो आपने एक जो बिंदु उठाया, मैं उसी को लेकर के मैं प्रतिक्रिया जो अशोक जी से ले लेता हूँ, बाकी जो आपने तमाम चीज़ें कही उस पर भी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अशोक जी, एक बात तो ये है ना कि चुनाव आयोग में आपने शिकायत कर दी। अगर चुनाव आयोग ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा, अगर गलत हो रहा होगा, तो चुनाव आयोग जो है इस पर एक्शन लेगा, मना कर देगा। और अगर चुनाव आयोग पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर सही बात है कि आपको न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि भाई जो है इसका टेलीकास्ट रोक दीजिए, इनका ध्यान रोक दीजिए, उस पर स्टे ऑर्डर लगा दीजिए। ऐसा तो आप कर सकते थे, क्योंकि राम मंदिर का भी निर्माण रुकवाने के लिए कांग्रेस के नेता जो हैं, कांग्रेस के वकील जो हैं, वो अदालतों में गए थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। फिर अभी अरविंद केजरीवाल जो है अपनी बेल बढ़ाने के लिए गए थे कि भैया मेरी बेल बढ़ा दीजिए। अदालत तो देश में स्वतंत्र है, इंसाफ करती है। अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर इतने बड़े घोटाले का आरोप है, अदालत ने बाकायदा उनको चुनाव प्रचार करने के लिए जो है बेल दे दी। तो फिर आपको अदालतों पे तो भरोसा होगा, चुनाव आयोग पे तो नहीं। तो कानूनी प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं करते आप लोग? इस चीज में कानूनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ते आप? देखिए, विपक्ष के पास सिर्फ कानूनी लड़ाई के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जहां तक आपने कहा चुनाव आयोग पे भरोसा, आपको याद होगा मार्च 2023 का वो दिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यही मोदी सरकार ने पलटा था। क्यों पलटा था? सीजेआई को रिप्लेस किया था कैबिनेट मंत्री से। क्या उनको सीजेआई पे भरोसा नहीं था अशोक जी? उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, चुनाव आयोग को मोदी जी के हाथ की कठपुतली बनाना। तो ठीक है, वो दो लोग वो रहेंगे, एक नेता विपक्ष रहेगा, जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं मान गया चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली, आपका ये आप लोगों का आरोप है। मैं तो फिर कह रहा हूं ना, अदालतें तो कठपुतली नहीं है। अगर अदालतें कठपुतली होती तो वो चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो या फिर वो अरविंद केजरीवाल की बेल का मामला हो, उस वहां पे तो आप सब लोगों ने कहा कि बहुत इंसाफ हुआ। तो फिर आप लोगों को कोर्ट चला जाना चाहिए तुरंत स्टे लेने के लिए कि देश का प्रधानमंत्री ध्यान तपस्या नहीं कर सकता, इस पर स्टे लगाई जाए। मैं तो फिर कह रहा हूं, मंदिर को रोकने के लिए कितनी बार आप लोगों ने कोशिश की थी, अदालती प्रक्रिया अपनाई थी। इसमें भी आपको अदालत में जाना चाहिए कि भाई रोकिए, ध्यान कैसे कर सकता है कोई? ये तो सेकुलर कंट्री है, वैसे भी यहाँ कोई ध्यान करे, तपस्या करे। अशोक जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बड़ी बड़ी बातें किया। उन्होंने कहा यहाँ चले गए तो आपत्ति, पार्लियामेंट में पूजा कर लिए तो आपत्ति। एक जगह कोई ऐसा बताएं, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, जहां पे माननीय मोदी जी ने पूजा किया हो और उसका राजनीतिक लाभ लेने की नीयत उसके पीछे न छुपी हो। एक जगह बता दें। अगर संसद भवन में उन्होंने सिंबल रखा
वहां पर महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया गया, वहां उनको नहीं बुलाया गया। राम मंदिर में जो उन्होंने पूजा किया, वो हमारे शंकराचार्य ने इसका विरोध किया कि वो धर्म संगत नहीं है, वो राजनीति के लिए लाभ लेने के लिए है। तो ये सारी देखिए जो भी कवायद मोदी जी के द्वारा धर्म को लेकर की जाती है, उसके पीछे राजनीतिक लाभ होता है। अशोक जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप मेरे सवाल के जवाब में आपने सवाल किया, वो ठीक है, प्रेम जी उसका उत्तर देंगे, क्योंकि जो आप सवाल कर रहे हैं उसी सवाल के जवाब तो सिंपल सा ये भी हो सकता है। मुझे आप एक कदम बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसकी आप लोगों ने आलोचना नहीं की हो। एक कदम बताइए इतने साल में। आप लोगों ने तो पाकिस्तान का जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, उसकी तक आलोचना कर दी। पाकिस्तान को जब जो है मुंह की खानी पड़ी उसकी तक। तो ऐसा जो आप कह रहे हैं अगर वो सही है तो ये भी सही है कि एक ऐसा कदम नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसकी आप लोगों ने आंख मूंद करके आलोचना नहीं करी हो। लेकिन वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे मेरा जो सिंपल सवाल था, मैं कह रहा हूं अभी आपने कहा कि कानूनी लड़ाई, तो कानूनी लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ते भाई? आप सुप्रीम कोर्ट में जाए। मैं फिर कह रहा हूं इसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस के पास, आप लोगों के पास देश के इतने बड़े बड़े वकील हैं जो रातों रात अदालत आतंकवादियों के लिए खुलवा देते हैं। तो प्रधानमंत्री के इस पर स्टे लगवाने के लिए आप लोग कोर्ट में जाएंगे और रातों रात अदालत में आपको कम से कम न्याय तो मिल जाएगा। अदालत दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। वो कदम क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? नहीं, देखिए अशोक जी, आपका सुझाव जो सर आंखों पर, और हमारे इंडिया गठबंधन के इस पे आपकी जो सलाह है इस पे कानूनी विचार करेंगे कि हम लोग सर क्या देखिए दिक्कत यही है, आप लोग सलाह भी हमसे लेते हैं और गालियां हमको देते हैं, बैन भी हमारे पर लगाते हैं। दिक्कत यही है, हम अगर हमारी सलाह आप लोग मानेंगे तो इतना बुरा हश्र नहीं होगा। हम तो सलाह ये देंगे कि आप कोर्ट जाइए, नहीं तो चुपचाप बैठ जाइए, प्रधानमंत्री की तपस्या जो है उसका आनंद लीजिए। लेकिन आप लोग हमारी सलाह भी नहीं मानते और आप कहते हैं सलाह मानेंगे भी, तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो तपस्या है उस पे हम लोग नहीं ज्यादा बोल रहे हैं, जनता इस बात को कह रही है, जनता सवाल उठा रही है कि ये सब उसी पार्ट का जो तमाशेबाज राजा की कहानी का यादव जी गजब कर रहे हैं। अशोक यादव जी छोटा सा पार्ट है। नहीं अशोक यादव जी आप गजब कर रहे हैं। कौन सा नेता है विपक्ष का जिसने बयान नहीं दे दिया? मैं तो पब्लिक में तो सुना नहीं, लेकिन विपक्ष का कौन सा नेता है, मतलब पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के किस नेता ने इस पर बयान नहीं दे दिया? आप कह रहे हैं हम नहीं बोल रहे सर, तो ये तो मत बोलिए कि आप नहीं बोल रहे। अभी आपने इतना लंबा चौड़ा, इस बीच खैर अजय वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। मैं प्रेम जी आपके पास आता हूं, अजय जी से पहले एक रिएक्शन ले लेता हूं। अजय जी, क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर इस पर स्टे लगाने की कोशिश करनी चाहिए? अशोक यादव जी को तो मेरा सुझाव बहुत पसंद आया, तो मुझे लगता है क्योंकि इससे पहले आप जुड़े नहीं थे, तो दरअसल बात ये हो रही थी, चुनाव आयोग को तो दे दिया आप लोगों ने लिख करके, लेकिन इंडिया अलायंस को लगता है चुनाव आयोग जो है वो सीधा सीधा बीजेपी की कठपुतली है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो सुप्रीम इतनी वैल्यू देने की जरूरत इसलिए नहीं है। चुनाव आयोग को अगर करना है तो करेगा, नहीं कोई बात नहीं है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 तारीख के चुनाव के जो रिजल्ट आ रहे हैं, और फिर मोदी साहब तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग उन्हें आदर्श मानते हैं। जब उनका एक परम भक्त संबित पात्रा जो पुरी से चुनाव लड़ रहा है, वो कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी के भगवान जगन्नाथ भी भक्त हैं, तो देश के नहीं बल्कि संसार के करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोगों की भावनाओं को आहत कर दिया। और फिर नरेंद्र मोदी जी ने खुद कह दिया कि शायद मित्रों मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। यहाँ थोड़ा अजय जी एक मिनट यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं। प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बयान नहीं था। आप में से कोई, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, ये आप लोगों ने डिस्टॉर्ट किया हुआ प्रधानमंत्री का बयान बता रहे हैं। वो इंटरव्यू मैंने भी सुना था। आप लोगों में से कोई भी जो इस बयान को मेरे टीवी चैनल पर देगा, मेरा उससे नम्र निवेदन रहेगा, बयान लाइए। अगर ऐसा बयान है मैं तुरंत टीवी पे चलाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा मैं बायोलॉजिकल भेज रहा हूं, चला देना। हाँ, वीडियो भेज रहा हूं, चला देना। भेजिए अभी व्हाट्सएप पे भेजिए ब्रेक के बाद चलाए। तो मैं आपने कहा प्रधानमंत्री ने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, यही कहा ना? और उन्होंने भेजिए वीडियो, दूध बनाकर भेजा है। भेजिए वीडियो, भेजिए वीडियो साहब का एक बयान मैं आपको वो भी भेज रहा हूँ। वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी मनुष्यों के नहीं देवताओं के भी राजा हैं। तो भाई जब वो देवताओं के राजा हैं, देवता है, भगवान है, तो उन्हें फिर जो ये करने जा रहे हैं योग, तो भगवान तो योग बयान वन में करते थे जहां पर पेड़ों पे कोई देखे ना, वरना उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। वैसे ही स्वयं हुआ, अब तो 500 पार वैसे ही हो रहे हैं ये लोग, तो इन्हें क्या जरूरत है? तो मतलब आपको डर नहीं है ना? मतलब मैं आप लोगों को डर नहीं है ना? वो तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। नहीं, हमें कोई डर नहीं है। ठीक है, ओके, अच्छी एजेंडा है जो आप उसे आगे लागू करना चाहते हैं, और उस एजेंडे को और धार दे रहे हैं पॉलिटिकल विंडेटा बनाकर। क्योंकि ये हार रहे हैं अब की बार 400 हार। चलिए ये तो बढ़िया, बहुत बढ़िया,
ये तो बढ़िया बात है। अजय वर्मा जी ने, प्रेम जी स्वीकार कर लिया दोनों चीज। उन्होंने कहा हमको कोई चिंता नहीं है, आप लोग मोदी जी ध्यान करें, तपस्या करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव आप लोग वैसे भी हार रहे हैं, ऐसे भी हार रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज और सुन लीजिए, 1 मिनट आ जाता हूँ। देवता जब भगवानों के राजा पूजा तपस्या नहीं, करते हैं तो वो कैमरा नहीं ले जाते, हाँ। वो शो नहीं करते, इससे फिर नजर लग जाती है और उसके रिजल्ट उल्टे आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। मोदी जी का एक भाषण आपने ओके, मैं सुना, उस पर भी आता हूँ। वो जो आप कैमरे वाले एंगल दे रहे हैं ना, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी चर्चा मैं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरी तो कर दूं 10 सेकंड में। हाँ बोलिए। आज मोदी जी का एक भाषण था, वो कह रहे थे मित्रों 4 तारीख के बाद भूचाल आ जाएगा। मतलब वो डराना चाहते हैं क्या? कह देते हैं कि 4 तारीख के बाद बाहर आ जाएगी, हम 500 सीट लेके प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वो डर रहे हैं, कह रहे हैं भूचाल आ जाएगा। मित्रों भूचाल, ये भी वीडियो भेज रहा हूँ। हाँ, भेजिए ना आगे। वो आप आधा बता रहे हैं ना, उन्होंने भूचाल क्या कहा, आगे बताइए। मैं 3 वीडियो भेज रहा हूँ आपको। अरे सर मैं ये नहीं कह रहा, 1 मिनट। उन्होंने क्या कहा, भूचाल किस चीज का आएगा, किस बात पे कंटेक्स्ट में कहा? ऐसी चीज का आ जाएगा, कह देते बाहर आ जाएगी। नहीं, बाहर कैसे आएगी? वो कह रहे हैं कि 4 तारीख को भूचाल आएगा, जब ये जो परिवारवादी पार्टियां ये सब टूट के बिखर जाएंगी। ये उनका पूरा बयान है, तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ये उनका पूरा बयान है उनका। उन्होंने कहा 4 तारीख को भूचाल ये आएगा कि परिवारवादी पार्टियां जो है टूट के बिखर जाएंगी। ये उन्होंने भूचाल कहा। अगर आपको लगता है, सुनिए सर, मुझे लगता है अजय जी, ये आपका सुझाव, अजय जी आपका ये सुझाव सर माथे पर, कि जब इंडिया अलायंस की पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां टूट के बिखरेंगी तो उसे भूचाल नहीं बाहर कहना चाहिए। आपके इस सुझाव से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। देश के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बाहर होगी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था ना मानने वाली परिवारवादी पार्टियां टूट के बिखरेंगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी की शब्दावली ठीक नहीं थी। इन पार्टियों का टूटना बिखरना देश की डेमोक्रेसी के लिए बाहर है, देश की जनता के लिए बाहर है। इसे भूचाल नहीं कहना चाहिए। आपकी अजय जी, आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब जरा प्रेम जी रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रेम जी रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं भरोसा हो जाएगा। सर मैं तो कह रहा हूं, आपकी बात मैं मान गया बिल्कुल। ये पार्टियों का टूटना बाहर है, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। परिवारवादी पार्टियों का टूटना भूचाल नहीं, डेमोक्रेसी के लिए बाहर है, ये कहना चाहिए। आप भी ये कहेंगे 4 के बाद, हम भी ये कहेंगे, 4 से पहले भी हम कहेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री जी तपस्या करें या फिर साधना करें, क्योंकि आप लोग हार रहे हो, इसमें कोई समस्या नहीं और उनको इससे भी कोई दिक्कत नहीं कि आप लोग क्या करते हैं। अशोक जी, समस्या श्रीमान अजय वर्मा को नहीं है, लेकिन अभिषेक मनु संघवी क्या कांग्रेस के अध्यक्ष की अनुमति के बिना निर्वाचन आयोग चले गए थे? अभिषेक मनु संघवी को और कांग्रेस को अगर ये आपत्ति नहीं थी तो निर्वाचन आयोग गए क्यों थे? इसका भी उत्तर अशोक जी जरा ले लीजिएगा। या तो अभिषेक मनु संघवी जो है उनको अपनी पार्टी की नीतियों का पता नहीं है, अज्ञान के शिकार है वो, कि अज्ञान के शिकार होकर वह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कन्याकुमारी जाने की यात्रा का विरोध करने चले गए। लिखित में जो पत्र लिखा गया वो कांग्रेस के अध्यक्ष के संज्ञान में नहीं है क्या अभिषेक मनु संघवी कांग्रेस में है या नहीं है कि श्रीमान अजय वर्मा जी ने उनको निष्कासित करवा दिया है? मैं बोलूं सर? बोलिए। जरा इसका भी उत्तर दे दें। किसके स्टैंड को सही माना जाए? एक मिस्टर खामखां को ज्यादा माना जाए या जिसको वहां पर अधिकृत तौर पर भेजा गया था उसको सही माना जाए? ओके, प्रेम जी बोल रहे हैं, बोलिए। 30 सेकंड में बता, बोलिए। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस में है, खड़गे जी ने, हमने चुनाव आयोग से बिल्कुल शिकायत की है कि आप वहां अगर जा रहे हैं ध्यान करने तो फोटो सेशन है, इसको रोका जाए। हमने ध्यान पर रोक लगाने की नहीं की, हमने कहा कि 1 तारीख को चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है एजेंट के रूप में पूरे देश को पता है, तो जाने ना जाने से कोई फायदा नहीं है, कार्यवाही होगी नहीं। हाँ, सिस्टम में हमें जाना चाहिए और हम गए, कांग्रेस गई और अब भी कह रहे हैं, लेकिन हमें चुनाव आयोग की कार्यशैली पता है, हमें सिस्टम पता है। हाँ। तो जब आपको 500 जीत रहे हैं तो डर क्यों है? तो आप सरकार बनाइए, असली बात कर लीजिए। सर मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। मैं भी तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। एक व्यक्ति मौन साधना करता है, उससे पूरा का पूरा इंडिया अलायंस को पसीना पसीना क्यों हो जाता है? फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या जरूरत थी चिट्ठी लिखने की और क्या जरूरत थी टीवी पे दिखाने की? टीवी पर तो आज भी आप लोग हैं और टीवी पर राहुल गांधी जी बोलेंगे तो हम टीवी पर राहुल गांधी जी को दिखाएंगे। मैं तो फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी ने अभी पिछले दिनों जो है तेजस्वी यादव से कहा
कि 2 बार आपने मटन पार्टी दी, अगली बार बारी मेरी है मटन पार्टी देने की। तो मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कल मटन पार्टी आयोजित करें तेजस्वी जी के लिए, अखिलेश जी के लिए। हम टीवी मीडिया वाले उनको भी दिखाएंगे मटन पार्टी करते हुए। क्या दिक्कत है? वो मटन बनाए, मछली बनाए, मुर्गा काटे, वो सब टीवी पे हम दिखाएंगे। वो पार्टी करें, वो पार्टी करें, हम बिल्कुल दिखाएंगे। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। मेरा सिर्फ निवेदन है कि देश में जो होता है मीडिया दिखाता है, मीडिया के कैमरे बंद, ये कोई आपातकाल नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो भी दिखाएगा, विपक्ष जो कर रहे हैं वो भी दिखाएंगे। फिर कह रहा हूं, मेरे साथ दोनों लोग बैठे हैं, कांग्रेस के नेता हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। दोनों से निवेदन है, कल एक बड़ी मटन पार्टी का आयोजन करें, हम वो दिखाएंगे, 100% दिखाएंगे। मेरी गारंटी है कि मैं 2 टूक में दिखाऊंगा उस पर। इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सर आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं मोदी का मौन, घबराया कौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विवेकानंद स्मारक में कन्याकुमारी में हैं और वहां पर वो 45 से 48 घंटे तक मौन तपस्या करेंगे, साधना करेंगे। विपक्ष ने कहा है कि ये उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए इस बात की, इसे रोका जाना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यक्रम नहीं बदलते हैं तो उसको लेकर के उसका टेलीविज़न टेलीकास्ट या उसको लेकर खबरें ना चलाई जाएं। ये विपक्ष का आरोप है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आखिर इस बात को लेकर क्यों, और बीजेपी साफ साफ कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी सनातन को लेकर कदम उठाते हैं उसका ही विरोध करता है विपक्ष। ये उसी कड़ी का हिस्सा है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला बीजेपी से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सूर्य मैथिल जी हैं वो राजनीतिक विश्लेषक है। सूर्य मैथिल जी, मैं एक सीधा सवाल जानना चाह रहा हूँ, क्या मतलब मुझे तो ऐसा लगता है और ये अवधारणाएं टूट चुकी हैं
क्योंकि इसमें एक एंगल जो है ये भी दिया जाता है कि भाई ये टेलीकास्ट नहीं हो। मुझे लगता है आज की तारीख में देश का वोटर इतना परिपक्व है कि किसी चीज़ को टेलीविज़न पे देख के, किसी खबर को देख के ऐसा नहीं है कि वो अपना मन बदल देता है, कि उसको लगता है कि हाँ ये हमने इसका चेहरा देख लिया तो हम वोट में बह जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता। क्या अभी भी लोगों को लगता है कि भाई टेलीविज़न से या अखबारों से, मीडिया से वोटर को प्रभावित किया जा सकता है? धन्यवाद अशोक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आपने जो कहा ना वो 100% सच कहा कि देश का जो वोटर है वो पूर्णतः परिपक्व है। उसको पता है कि उसको किसको वोट करना है, उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अब देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सनातन के लिए कार्य करते रहे। वो सदैव मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, ध्यान करते हैं। और आप ये भी देखिए कि लगातार विपक्ष पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की हर पूजा पाठ, हर धार्मिक कार्य के ऊपर आक्षेप और क्वेश्चन मार्क लगाता रहा। ये मैं कहूँगा विपक्ष की दुर्बुद्धि है, क्योंकि विपक्ष अपने आप को खुद ही सनातन विरोधी घोषित करने के लिए आतुर रहता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी से कि क्या आप लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं, आपकी ज़मीन इतनी रेतीली हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मौन से ही आपकी ज़मीन कांप रही है? आप लग गए हैं लाइन में खड़े होके कि प्रधानमंत्री जी का जो अपना ध्यान कार्यक्रम है उसकी कोई खबर आप टीवी पर मत चलाइए। ये क्या दोबारा से आपातकाल, अघोषित आपातकाल लगाने की कोशिश की जा रही है? मैं ये और पूछना चाहता हूँ एक बात कि एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संविधान में उनको अधिकार दिया गया अपनी पूजा पद्धति को, अपने जो भी वो मानते हैं उसको मानने का, तो किस अधिकार से इस प्रकार से विपक्ष जो है मौलिक अधिकारों के हनन की बात कर रहा है? एक और चीज, आज जो प्रधानमंत्री जी गए कन्याकुमारी में, जिस विवेकानंद शिला पे बैठ के वो ध्यान कार्य करना चाहते हैं, मैं इसको इस कॉन्सेप्ट में देखता हूं कि एक नरेंद्र ने पूरे विश्व में सनातन का परचम लहराया था और आज दोबारा से एक और नरेंद्र तैयारी कर रहे हैं पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने की। ये जो आज समय है ना, ये बहुत ही विलक्षण समय है, लेकिन इसको ये पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग केवल इफ्तारी की राजनीति करते हों, कब्रिस्तान की और मैं ये कहूँ कि हज की सब्सिडी की राजनीति करते हो, जो ये कहते हो कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, जो देश के पिछड़ों के आरक्षण की में मुसलमानों का आरक्षण देने की कोशिश करते हैं और देते भी हों, जो संविधान में कहीं नहीं लिखा उस धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, उनको कैसे हजम हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री भैया वो 3 दिन शांति से बैठ के ध्यान और पूजन भी नहीं कर सकते? कैसे इनको हजम हो जाएगा? अशोक यादव जी, बार बार सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये भी एक तुष्टीकरण की राजनीति के संदर्भ का हिस्सा है? क्योंकि जो है ये नरेंद्र मोदी और उनकी तपस्या का विरोध है, या फिर ये क्योंकि ये भी सनातन में तपस्या, तप और साधना इनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा जो है ये सनातन का, हिंदुत्व का विरोध है। देखिए, ये न तो हिंदुत्व का विरोध है, न तो सनातन का विरोध है, क्योंकि मोदी जी न तो हिंदुत्व को मानते हैं, न तो सनातन की मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी मार्केटिंग करते हैं। दूसरी बात जो विपक्ष ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो ध्यान का प्रोपेगेंडा मोदी जी करना चाहते हैं, ये देश की मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ये ध्यान का प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। ये मेन उद्देश्य यही है। अगर इनको ध्यान करना होता तो लाइट कैमरा एक्शन क्यों, और 30 तारीख के शाम को ही क्यों? वो चाहते हैं कि पूरे का फोकस हमारे ऊपर आए और हमारे माध्यम से हमारे पार्टी को लाभ हो। अरे आप अपने ध्यान की मुद्रा से सर, मुझे लगता है 140 करोड़ लोगों के ध्यान को क्यों भटकाना चाहते हैं? मुझे लगता है एक चीज पूछना मुझे लगता है अशोक जी, एक चीज पहले तो आप लोगों को तय कर लेना चाहिए। वैसे तो इंडी गठबंधन जो है उसकी बैठकें होती नहीं, कोई समन्वय, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है नहीं, इसलिए एक नेता कुछ बोलता है, एक नेता कुछ बोलता है, वो दिक्कत होती है। लेकिन मुझे लगता है पहले तो आप लोगों को तय करना चाहिए कि भाई मोदी जी को करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था।
और मोदी जी के इससे आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति कैमरे से है। पहले तो तय, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं 30 तारीख को क्यों कर रहे हैं, 2 दिन बाद करें, फिर आप कह रहे हैं 2 दिन बाद कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन उनको कैमरा नहीं जाए। उधर अजय वर्मा जी कह रहे हैं हमको क्या फर्क पड़ता है जी, वो जो मर्जी करे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो पहले चुनाव हारे। तो मुझे लगता है पहले आप लोग एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर जो मुद्दे उठाने उस पर तय कर लिया। 20 सेकंड दीजिएगा मुझे। इतना कंफ्यूजन ना आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं डिबेट में। मतलब मैं ही कंफ्यूज हो गया कि किस लाइन पे डिबेट को बढ़ाऊं। अजय जी कुछ बोल रहे हैं, आप एक बार कुछ बोल रहे हैं, अगली बार कुछ बोल रहे हैं, तो किन चीजों पे जवाब लूं मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। सूर्य मैथिल जी बोलिए। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो हिंदू हैं ही नहीं। अब मैं ये बिल्कुल मैं तो ये हैरान हूं, भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान जी के कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और इस बात का दम भरने वाले कि यदि हम दोबारा से सत्ता में आएंगे तो दोबारा से गोली चलवाएंगे और वहां पर मस्जिद को तामीर कराएंगे, ऐसे जो चुनावी हिंदू हैं, भेड़ की खाल में जो भेड़िए हैं, वो बताएंगे अब कि माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू है कि नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने 550 साल की सनातन की तपस्या को आज जो है फलीभूत करवाया और भारत में श्री रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा करवाई। बोलिए अशोक यादव जी, अशोक यादव जी बोलिए। मुझे लगता है किसी को सर्टिफिकेट ओके मुझे लगता है अशोक जी सर्टिफिकेट खुद देखिए ना, ओके मेरा मानना है अशोक जी, मुझे लगता है सर्टिफिकेट किसी को नहीं बांटना चाहिए कि कौन हिंदुत्व को मानता है कौन नहीं मानता है, सबका अपना अपना धर्म का वो है। हाँ, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। बोलिए। अब ये कह रहे हैं गोली चलवाने वाले, उसी गोली चलवाने वाले अधिकारी को आप लोग राम मंदिर ट्रस्ट में बैठा के निर्लजता का परिचय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उनको अधिकारी को हटाइए, नाम बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट नाम बताइए सर, नाम बताइए, 1 मिनट। कौन नहीं जानता? नाम बताइए सर, नाम बताइए सर प्लीज। नाम कौन नहीं जानता? नाम बताइए सर। अभी प्रेम जी से सवाल पूछूंगा, आप नाम बताइए ना। 2 हिंदू गोली चलवाने वाले, 1 मिनट, और आपने भी एक ही नाम लिया। आपने ये नहीं कहा जो हिंदू लोग कहते हैं कि गोली चलवाने वाले को पद्म विभूषण दे दिया, पद्म भूषण दे दिया मुलायम सिंह यादव, उसका भी विरोध जता दीजिए। कौन थी? उसका भी आपको विरोध जताना चाहिए कम से कम। सूर्य मैथिल उस पर शायद विरोध जताएंगे कि भैया गोली चलवाने वाले को सरकार ने जो है पद्म भूषण दे दिया, तो वो भी आप बोल दीजिए। आपको सर आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, आपको अगर ध्यान से उतर गया हो तो गूगल कर लीजिए कि जब गोली चली थी तो सर 1 मिनट आप नाम तो लीजिए सर। मैं एक मिनट रुकिए, 1 मिनट रखिए सर। आप जो तथ्य कह रहे हैं ना सर, वो फैक्चुअली रॉन्ग है अशोक यादव जी, इसलिए मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं। आप अगर नाम बताएंगे तो उसका फैक्ट चेक जो है वो कर दिया जाएगा, मैं इसलिए आपसे नाम पूछ रहा हूं। आप फैक्ट चेक मैं पूछ रहा हूं, मैं आपसे सर आप नाम बताइए, मैं कह रहा हूं आप गलत फैक्ट दे रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं 1 मिनट, मैं फिर सुनिए, मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा नहीं, सुनिए मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा नहीं, आप नाम ले देंगे मैं तुरंत फैक्ट चेक कर दूंगा, लेकिन मैं इस डिबेट में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मूल मुद्दे से ये भागने जैसा हो रहा है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के आप लोग और फिर मैं एक बात कह रहा हूं, मुझे इस बात पे हैरानी क्या है। देखिए एक बात को लोगों को तकलीफ हो रही होगी कि प्रधानमंत्री साधना के लिए, तपस्या के लिए जाते हैं, उसका लिए 1 मिनट नहीं लगता विरोध करने में आप लोगों को, 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन आपके गठबंधन में बैठी पार्टियां हिंदुत्व को, सनातन को एड्स कहती हैं, मलेरिया कहती हैं, डेंगू कहती हैं, सनातन का समूल नाश करने की बात करती हैं, और पूरे गठबंधन में 1 साल हो गया किसी के मुंह से चू नहीं निकली। तो जितना आप लोग तपस्या का विरोध कर रहे हैं, साधना का विरोध कर रहे हैं, उतनी तेजी से अगर आपने सनातन का समूल नाश करने का विरोध का कर दिया होता ना, तो फिर मैं इस डिबेट में जाता कि कौन हिंदू है कौन नहीं है। लेकिन उस पर आप मौन रहे, जिससे पता चलता है कि आप लोग किस तरह की राजनीति करते हैं। अजय वर्मा जी बोलिए, फिर मैं प्रेम जी के पास आऊंगा रिस्पॉन्ड के लिए। बोलिए अजय वर्मा। अशोक श्रीवास्तव जी, 1 तारीख को जिस दिन पोलिंग है, देश के प्रधानमंत्री भाजपा के नेता हैं जिन्होंने पार्टी खत्म कर दी और एकमात्र सिंगल रह गए, क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? हार नाम बता दीजिए। किस चीज का? क्या तपस्या करना? प्रधानमंत्री जी ध्यान में वहां बैठ के टीवी में फोटो दिखाएंगे, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आपने पढ़ी है? नहीं है? मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है सर, मैंने पढ़ी है, और मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। सुनिए सर, सुनिए, अब आप आ गए ना, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, सुनिए। बताइए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
कि धारा 126 क्या कहती है, सार्वजनिक बैठकों या जनता के बीच चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक। चुनावी प्रचार और प्रदर्शन पर रोक। साधना करना चुनावी प्रचार है ना चुनावी प्रदर्शन है। यह है ये भारत का आदर्श आचार संहिता कहती है। मैंने अब सुनिए, मैंने पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों का डर है। एक प्रधानमंत्री की चुप्पी से, एक प्रधानमंत्री की साधना से आप लोगों की चूलें हिल गई हैं। ये आप लोगों का डर है, आप लोगों का खौफ है। ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, आप लोगों का डर है ये। और ये केवल पॉलिटिकल विंडेटा है आपका चुनाव जीतने के लिए। आप डर गए हैं, ये हार रहे हैं चुनाव। जनता ने देखिए मतलब चुनाव हार रहे हैं, 57 सीटें जीत जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। अरे आप लोगों ने तो 150 सीटें दे दी, 57 की 57 जीत जाएंगे तब भी नहीं फर्क पड़ेगा साधना से। 4 चरणों में सरकार बन गई है। पहले आप लोगों ने डिसाइड कर लीजिए। सर सुनिए अजय वर्मा जी सुनिए, मेरा एक सजेशन है सर, मेरा एक सजेशन है इस पूरे विवाद को लेकर। मेरा एक सजेशन है सर, मेरा एक सजेशन है, सुनिए सर, मेरा एक सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे अभी अशोक जी ने मेरा सजेशन स्वीकार किया, मुझे लगता है आप मेरा यह सजेशन स्वीकार करेंगे। मुझे लगता है, एक मिनट सुनिए, मेरा सजेशन ये है पूरे विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को बैठ करके कहीं ना कहीं किसी मठ मंदिर में जाके साधना करें। एक तो टेलीविजन दिखाएगा और दूसरा क्या होगा, साधना करने से आप लोगों के मन में जो भ्रम है ना, आप लोग जो समझ नहीं पा रहे हो, आप लोगों के मन में कोई जो कंफ्यूजन है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं हार रहे हैं, मोदी जो ये साधना कर रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, साधना दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, टीवी दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, साधना करे पर टीवी ना दिखाए, टीवी दिखाए साधना करे, ये जो भ्रम है अजय वर्मा जी, साधना करेंगे तो आपकी बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा क्या सच है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, आप सब लोग साधना करें, बुद्धि जो है वो आपकी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, विरोध इस बात का है कि भाई टीवी नहीं होना चाहिए, कैमरा नहीं होना चाहिए, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। प्रेम जी देखिए, अभी आपने उनको आचार संहिता का उल्लंघन बताया, आपने उनकी पोल खोल दी तो दाएं बाएं भागने लगे। तो कांग्रेस और उसके बगल बच्चा दलों का संकट यही है अशोक जी कि श्रीमान अभिषेक सिंघवी जो देर रात भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खुलवाने की क्षमता रखते हैं, उनको आज ही रात सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि भाई निर्वाचन आयोग तो निष्पक्ष है नहीं, हमको जो है ये टेलीविजन पर जो दिखाई दे रहा है, ध्यान की अवस्था में भी ये टेलीविजन वाले जो हैं मोदी जी को कैमरे पे दिखा रहे हैं, इसको प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्यों नहीं जाते वो? क्योंकि वो जानते हैं कि सनातन द्रोह के कारण इनका विरोध है। जैसे योग का विरोध कर रहे थे, जैसे सेंगोल का विरोध कर रहे थे, जैसे केदार धाम का विरोध कर रहे थे, जैसे काशी की गंगा आरती का विरोध कर रहे थे, जैसे काशी कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, जैसे महाकाल कॉरिडोर का विरोध कर रहे थे, जैसे राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने का संकल्प लिए पड़े थे, उसी तरह का एक विरोध विवेकानंद की ध्यान स्थली पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ध्यान लगाने से भी इनको हो रहा है। भाई आप सबकी श्रद्धा जो है चर्च में है, मस्जिद में है, फायर टेम्पल में है। फिरोज के पौत्र को अगर फायर टेम्पल में जाना हो जाए, कौन रोक रहा है? उनको पारसी पंचायत वाले अलाउ करते हो, चले जाए। अगर स्वयं को जो है वो दत्तात्रेय गोत्र का मानते हैं, वैसे फिरोज के कुल में दत्तात्रेय गोत्र के लोग कैसे उत्पन्न होते हैं ये बायोलॉजी कांग्रेस के लोग ही बता सकते हैं। ये डीएनए कैसे परिवर्तित हो जाता है, यह ज्ञान सिर्फ कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के लोगों ने इस ज्ञान को भी जो है स्पष्ट करना चाहिए कि पारसी के कुल में जो है दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हो गया, और यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए उन्होंने। और अगर किसी मंदिर में जाना चाह रहे हो वहां जाए साधना करने। मैं अशोक जी से आग्रह करूंगा कि डीडी का भी कैमरा भेज दें वो। हालांकि डीडी पे जो है निर्वाचन आयोग की जो संहिता है उसके अनुकूल सारे दलों को उनके अनुसार जो है समय मिलता है कि इसका समाचार कितना प्रसारित होगा। यह भी नियमावली निर्वाचन आयोग ने बनाई है और उसका डीडी जो है वो शब्दशः पालन करता है। शेष चैनलों को भी निर्वाचन आयोग से भिजवा दे वो। किसने मना किया है? हम तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को निर्वाचन आयोग ने जो एक हमको गाइडलाइन दिया उसके अनुसार सबको समय दे रहे हैं, सबको कह रहे हैं आइए अपनी बात रखें
लेकिन अब सवाल ये है कि मीडिया को बैन तो नहीं किया जा सकता ना, कि कोई खबर हो कि मीडिया ये ना दिखाए वो ना दिखाए। मुझे लगता है ये जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा एक डिमांडिंग हो गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ उसका सही रास्ता यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए और साधना को लेकर उसको अगर उसमें स्टे ले लिया जाए तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है। और अशोक जी ने कहा है कि वो अपने नेताओं तक ये बात पहुंचाएंगे, तो उम्मीद करेंगे आज रात को जो है कम से कम कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टियां जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे कि भाई मोदी जी की साधना पर स्टे लगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच पाव भाजी मसाला। एमडीएच बनाए पाव भाजी लाजवाब। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। चलिए, दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 45 से 48 घंटे की साधना पर जा रहे हैं, मौन पर जा रहे हैं, तपस्या पर जा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसको लेकर विरोध क्यों हो रहा है? अजय वर्मा जी, बहुत संक्षेप में, समय कम है, क्या आपको लगता है, जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस पर स्टे एक लेने की कोशिश हो सकती है इस विवाद को खत्म करने के लिए? आप म्यूट पर अजय जी। अजय जी, आप अपने हिसाब से परिभाषित कर दीजिए। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। जब मोदी जी और सरकार इतनी लोकप्रिय है, इन्होंने 10 साल में सारे काम करे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो इन्हें अपनी एक छवि बनानी चाहिए। और आपको याद होना चाहिए कि अगर घमंड, ये जब अपने आप को देवताओं के राजा और नड्डा जी बता रहे हैं और भगवान बता रहे हैं, तो फिर तो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो ना कंस का रहा, ना दुर्योधन का रहा, ना रावण का रहा। रावण भी बहुत विद्वान था और उनके घमंड को चकनाचूर भगवान ने करा। लेकिन जब स्वयंभू भगवान इस स्टेज में आ जाते हैं तो कलयुग में भगवान जो उन्हें फल देंगे, उन्हें हार के रूप में फल देंगे और जनता उन्हें कहेगी कि लीजिए 143, अब की बार 400 हार। तो इसलिए हमें कोई जरूरत नहीं है ऊपर वाले की कोर्ट पर और उसकी लाठी पर। हमें भरोसा है कि झूठे लोगों को और उन लोगों को जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम स्वयंभू भगवान भी बन गए और पूरे देश में ये बता रहे हैं कि हम भगवान हैं, तो उनको फल उनको मिलेगा। जनता समझ चुकी है। अहंकारी और इस घमंडिया गठबंधन के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं है, वो नेता है बीजेपी के। भाई अब मतलब आपको भरोसा, आपको भरोसा ईश्वर पर है, आपको भरोसा ईश्वर पर है कि ईश्वर इंसाफ करेगा, है ना? यही आपकी बात का। ठीक है, ठीक है। तो सूर्य मैथिल जी, उनको लगता है भाई 4 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, ईश्वर इंसाफ कर देगा, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्या दिक्कत है? धन्यवाद अशोक जी। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए, आज ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, जिस ईश्वर के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम तो काल्पनिक हैं। अरे
जो लोग 60 साल 65 साल तक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, आज वो भगवान के चरणों में आके गिर गए, इससे बड़ी जीत कौन सी होगी। और एक तो अच्छी बात है, बिल्कुल समय कम है। एक श्लोक याद आ रहा है जो इन्होंने भगवान की बात बोली, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये जो है ना कि हर युग में भगवान अवतार लेते हैं, वो किसी ना किसी के अंदर लेते हैं। तो अगर मोदी जी को लोग कहते हैं कि वो भगवान है, तो हाँ वो है, क्योंकि उन्होंने इस देश के अंदर सनातन की स्थापना पुनः की है। वो लोगों की, मैं मानता हूँ, भैया, मैं मानता हूँ, मेरी आस्था है, मेरी आस्था है। आपकी इटली में होगी, मेरी भारत में है। ओके, अशोक यादव ओके, अशोक यादव। देखिए जी अशोक सर, देखिए मैं ज्यादा नहीं, बस मैं 5 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। जो आप माननीय मोदी जी का ध्यान मुद्रा कर रहे हैं, और वो मेरा निवेदन है कि उसको आप लाइट कैमरा एक्शन कहिए। और दूसरी बात जो अभी ये कह रहे हैं हमारे मित्र जो है, जो अंधभक्ति में लीन होकर कह रहे हैं, देखिए सनातन धर्म को मानने वाले जो मोदी जी अपने आप को डंका बजाते हैं कि हम सनातनी हैं, तो जिस उम्र में मोदी जी हैं 74 साल की उम्र में, इस उम्र में वान गमन की बात होती है कि आप जंगल में जाके तपस्या करिए, और देश की जनता भी उनको जंगल में तपस्या करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। प्रेम शुक्ला जी। देखिए, दरअसल क्या है, इनके यहाँ परंपरा है, श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने धक्का मार कर जो है माइक छीन कर कहा पार्टी कब्जा कर लिया, कहा घर बैठो। भाई हमारे यहाँ इस देश में हर किसी वरिष्ठ का और ऊर्जावान व्यक्ति का सम्मान है। आदरणीय मोदी जी के प्रति उनके मौन धारण करने से जितनी चिचियाहट विपक्ष ने मचाई है, वही बता रहा है कि रामद्रोहियों की दशा क्या है। जिन लोगों ने प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का विरोध करके वहां बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प किया था, उन बाबरीवादियों की छाती पर राम भक्तों की सफलता के कारण किस तरह सांप लौट रहा है, ये लोग देख रहे हैं। काशी विश्वेश्वर पर परचम लहरा रहा है भगवा, राम मंदिर पर परचम लहरा रहा है भगवा, श्री केदारेश्वर पर भगवा परचम लहरा रहा है, और ये जो नमाजवादी हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। ओके, मैं अंत में अशोक जी की बात पे सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूंगा। अशोक जी, मुझे लगता है कि किसी को क्या कहना क्या नहीं चाहिए, उसको लाइट एक्शन कैमरा बोले, तपस्या बोले, ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए किसी को भी। ना इनको सर्टिफिकेट देना चाहिए सूर्य मैथिल जी को, ना आपको देना चाहिए कि किसको क्या सर्टिफिकेट देंगे। दूसरी बात आपने वृद्ध की कही, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 206 चुनावी सभाएं, 80 इंटरव्यू किए हैं। उनके मुकाबले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के आप सबके नेताओं को मिला लेना, किसी ने इतनी सभाएं नहीं की। तो कौन युवा है, कौन किसमें कितनी ऊर्जा है, वो इस बात से समझा जा सकता है। बहरहाल आज इतना ही। मुझे लगता है ये तपस्या जारी रहेगी, और विपक्ष के पास अब फिलहाल जो है हथियार डालने के अलावा कुछ नहीं दिखता मुझे चारा, क्योंकि इस डिबेट में ही क्लियर हो गया कि विपक्ष इस मुद्दे पर भी कैसे रिएक्ट करना है, बटा हुआ दिखता है। चलिए आज के लिए इतना ही। 4 तारीख का इंतजार तो सबको है। एक बार फिर बता दूं, 4 तारीख को सबसे सही, सबसे सटीक नतीजे आपको सिर्फ DD न्यूज़ पर मिलेंगे। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।